नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, इस साल का G7 समिट होस्ट कर रहा है कनाडा। पहले लंबे समय से यह सवाल पूछा जा रहा था कि पीएम मोदी एज गेस्ट यहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लास्ट में कंफर्म हो गया कि बिल्कुल पीएम मोदी यहां पर जा रहे हैं और सब लोग मान के चल रहे थे इस पूरे समिट में सबसे बड़ी न्यूज यही होगी कि पीएम मोदी का वेलकम कैसे होता है, इस समिट में क्या होगा। बट अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी चीजें कर दी है जिससे पहली बात तो जो ये पूरा समिट है इसका मजाक बन के रह गया है। और क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप लगता नहीं है कि इस ग्रुप को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बड़ी स्टेटमेंट ये दे दी कि ये चाहते हैं कि G7 का एक्सपेंशन विस्तार किया जाए। ना जब विस्तार की यहां पर बात हो रही थी तो लोगों को लगा कि इंडिया जो एज ए गेस्ट कंट्री जा रहा है G7 समिट में, परहैप्स इंडिया को ऐड किया जाएगा एज ए G8 कंट्री, 8वां मेंबर भारत बन जाएगा। मगर नहीं, सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने सारे वेस्टर्न वर्ल्ड को शॉक कर दिया ये बोलकर कि मैं चाहता हूं कि G7 को G8 बनाया जाए, रशिया को वापस लाकर। वैसे मैं आपको बता दूं, साल 2013-14 से पहले G7 G8 हुआ करता था, तब रशिया बिल्कुल इस ग्रुप का पार्ट था। बाद में जब रशिया ने इनिशियली क्राइमिया कब्जा लिया यूक्रेन का, उसके रिस्पांस में वेस्टर्न कंट्रीज ने G8 से रशिया को बाहर निकाल दिया और G8 बन गया G7। रिसेंटली ट्रंप ने यह कहा यह पश्चिमी दुनिया की बड़ी गलती थी। I look forward to that. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that that was a mistake because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. अब अभी आपने सुना होगा ट्रंप ने यह कह दिया कि बराक ओबामा और कोई ट्रूडो नाम का आदमी है, उन दोनों ने मिलकर रशिया को बाहर निकाल दिया था G8 से, फिर ये G7 बन गया। ये बहुत बड़ी गलती थी। और ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में खड़े होकर करते हैं G7 समिट के दौरान। और जिस व्यक्ति के साथ ये खड़े हैं, मार्क कार्नी, ये कनाडा के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं और जस्टिन ट्रूडो के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। दोनों सेम पार्टी को बिलोंग करते हैं। मगर यूएस की देखिए डोमिनेंस इतनी ज्यादा है, पावर यूएस के पास इतनी ज्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब बोला और मार्क कार्नी इनको इंटरप्ट भी नहीं कर पाए कि आप मेरे देश में खड़े होकर ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली ट्रंप यहां पर नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि G7 का विस्तार करके इन्हें पहले रशिया को फिर चाइना को भी ऐड कर देना चाहिए, G7 का G9 बना दो। और ऑल्दो एक बार को आप कह सकते हैं कि ट्रंप की स्टेटमेंट काफी शॉकिंग है, बट इंडिया को ना डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी क्लैरिटी दे दी है। क्योंकि एक टाइम था जब भारत में ना डिबेट होता था कि यूएसए को हम एक डिपेंडेबल पार्टनर माने या ना माने, एयरफोर्स का इक्विपमेंट यहां से ले या ना ले। अब देखिए, हम लोगों ने एक बात समझ ली है, कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह हो वो अलग बात है, मगर फाइटर जेट यूएसए से बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। क्योंकि अगेन, इन लोगों की कोई प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी है नहीं। एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि चाइना एक इनके लिए चैलेंज है, इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है ये कहते हैं कि चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरी तरफ ट्रम्प कहते हैं कि चाइना को G7 का विस्तार करके G9 में डाल दो। और कहीं ये नहीं कहते कि G9 का G10 बना दो, यहां पर इंडिया को भी ऐड कर दो। नो स्टेटमेंट व्हाटसोएवर। और एटलीस्ट मैं कहूंगा कि अब भारत को ना प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई है और कई डिसीजंस को लेकर इंडिया अब बड़े निर्णय ले पा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इस महीने SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है डिफेंस मिनिस्टर्स का। लग नहीं रहा था कि भारत के राजनाथ सिंह जी चाइना जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट एक आज के समय रीबिल्डिंग चल रही है इंडिया चाइना रिलेशंस की। और इसी बीच राजनाथ सिंह जी ने भी अनाउंस कर दिया है कि ये चाइना जाने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी सोर्सेज से पता लग रहा है कि इंडिया पॉजिटिव तरीके से देख रहा है RIC को, रशिया इंडिया चाइना ग्रुप को, जिसके बारे में रिसेंटली रशिया के विदेश मंत्री ने कहा था कि इसको वापस रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। देखो, जो ये ट्रम्प की स्टेटमेंट्स है ना, आई एश्योर यू, कहीं से भी रशिया चाइना वापस G7 में नहीं आने वाले, G8 या G9 नहीं बनने वाला। ये सब बोल करना डोनाल्ड ट्रंप ने बस एक ओन गोल कर दिया है। यहां पर इंडिया को एक बड़ा रीजन दे दिया है कि हम अपना एक मिसट्रस्ट बनाकर रखें यूएस पॉलिसी को लेकर। और कल को अगर मान लीजिए कोई यूएस ऑफिशियल बोलता है कि आप RIC को क्यों अटेंड कर रहे हो, आप SCO समिट को क्यों अटेंड कर रहे हो, सीधा सीधा हमको ट्रंप की स्टेटमेंट दिखा देनी है कि आपका प्रेसिडेंट ये बात कर रहा है। आप बताइए, तो हम ब्रिक्स क्यों ना बनाकर रखें जब आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि चाइना को आप डालना चाहते हैं G7 में। ना कुछ ही घंटों में ऐसी अनाप शनाप स्टेटमेंट्स देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी इस बार के G7 समिट को काफी हद तक कमजोर कर दिया था।
उसके बाद ट्रम्प कहते हैं, अरे मैं ज़्यादा टाइम तक रुक ही नहीं पाऊँगा। मतलब जब तक पीएम मोदी इस समिट को अटेंड करने के लिए पहुँचते नहीं है ना, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प वापस यूएस जा चुके होंगे। रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न सबको पता था। इज़राइल ईरान के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और अगर एक वर्ल्ड लीडर ने एक देसी भाषा में हम लोग कहते हैं ना, अरे मज़े लिए डोनाल्ड ट्रम्प से, थोड़ा-सा टीज़ किया डोनाल्ड ट्रम्प को, तो वो थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों ने ये स्टेटमेंट दी कि देखो डोनाल्ड ट्रम्प थोड़े बिजी चल रहे हैं, इनको इजराइल ईरान के बीच में सीज फायर करवाना है ना। ये जो लाइन है, ऑब्वियसली इमैनुअल मैक्रों ने थोड़ा सा टीजिंग वे में करी है, क्योंकि ट्रम्प बार बार सीज फायर की बात करते रहते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जबकि इंडिया ने कैटेगोरिकली ये बात रिजेक्ट कर दी है काफी बार कि कोई सीज फायर यूएसए ने नहीं करवाया। बट स्टिल डोनाल्ड ट्रम्प 14 टाइम्स कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया था भारत पाकिस्तान के बीच में। और जैसे ही ट्रंप ने ये वर्ड सुना ना, सीज फायर, ट्रंप हो गए गुस्सा और इमैनुअल मैक्रों पे बरस पड़े सोशल मीडिया पर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक यूएस प्रेसिडेंट ने ये पोस्ट किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिख दिया कि पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों जो पब्लिसिटी के भूखे हैं, इन्होंने गलती से ये बोल दिया कि मैं G7 समिट इसलिए छोड़ के चला गया था ताकि मैं सीज फायर करवा सकूं इजराइल और ईरान के बीच में। रॉन्ग। यहाँ पे अगेन ट्रम्प समझ गए कि मैक्रों क्या करने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रम्प को हल्की सी भी जब फीलिंग आती है ना कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है, तो अग्रेसिव हो जाते हैं और इस टाइप की ट्वीट्स ये करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा, नहीं नहीं, मैं कोई सीज फायर करवाने के लिए नहीं गया। इमैनुअल मैक्रों को पता ही नहीं है कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूँ। ही हैज नो आइडिया व्हाई आई एम नाउ ऑन माई वे टू वॉशिंगटन, बट इट सर्टनली हैज नथिंग टू डू विद सीज फायर। मच बिगर देन दैट। मैं उससे भी बड़ा काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ये वॉर इस बार खत्म हो जाए। आई वॉन्ट टू एंड इट। इन्होंने कहा सीज फायर नहीं, इस बार बिल्कुल। अब एंड का मतलब क्या है कि कुछ रिजीम चेंज करवाएंगे ईरान में, तेहरान में हैवी स्केल पर बॉम्बिंग करेंगे कि कोई बचे ना, वी डोंट रियली नो। बट इमैनुअल मैक्रों की स्टेटमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और इस बार के G7 समिट का मजाक ऑलरेडी बन के रह चुका है। यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर है नहीं। बातें चल रही है कि रशिया को यहाँ पर वापस ले आओ, जबकि रशिया पर सभी G7 कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। रशिया से कोई ऑयल परचेज करे तो बाकी G7 कंट्रीज उस कंट्री को थ्रेटन करते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि रशिया को G7 में वापस लेके आओ, जबकि इसकी कोई सेंस बनती भी नहीं है, क्योंकि G7 कंट्रीज उस सिद्धांत पर बनी है कि ग्लोबली जो 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज होंगी वो होनी चाहिए इन द G7, G8 या G9। एक बार को देखो, अगर मैं बिल्कुल जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को इग्नोर कर दूं, ठीक है, तो एक बार को चाइना को ये ला सकते हैं ये बोलकर कि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस केस में भारत को भी लाओ फिर। क्योंकि अगर मैं लिस्ट देखूं कंट्रीज की और आपको G9 बनाना है, तो वहां पर ये जो 9 देश आपको दिख रहे हैं, रैंक 9 से लेकर रैंक 1, इन सब कंट्रीज को मिलकर बनाना चाहिए G8, जहां पर इंडिया चाइना हो। बट रशिया तो रैंक 11 पर है। रशिया की इकोनॉमी ब्राजील के भी पीछे जा चुकी है। नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करूं, तो किस बेसिस पर यहां पे रशिया को वापस लाने की बात की जा रही है? इट इज अ कंप्लीट सर्कस। और इसलिए कहा जाता है G7 की रेलेवेंस कुछ बची नहीं है आज के समय। और इसलिए मेरा मानना है कि G7 का जिस तरीके से मजाक बना के रख दिया गया है ना, भारत को आने वाले G7 समिट में अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजना चाहिए। विदेश मंत्री बहुत है। मैं एक्चुअली जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन, आपके सामने है। व्हाट G7 हैज बिकम। G20 अलग है। G20 में ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, और इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर होती भी कम है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, फ्यूचर में जो G7 समिट होते हैं, क्या आपका मानना है कि वहाँ पे देश के पीएम की जगह विदेश मंत्री को ही भेज दो, काफ़ी है? क्योंकि अगेन दिस इज़ नॉट अ सीरियस समिट एनीमोर। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। देखिए, मेरा मानना है, अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है, और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं,
इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स। आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। एंड अगेन रिमेंबर, जनरेटिव एआई का प्राइस अभी 29,000 है, और अगर आप कोड लगाते हैं PD10 तो ये प्राइस 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.